फ्रेंड्स नमस्कार। मेरा नाम बॉबी जिबाल है और मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल निर्वाणा की तरफ से। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़रूर इसको सुनने के बाद देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये अब आपको और भी ज़्यादा फायदे की डील लगने लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में कोविड के टाइम पे ये एक बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि एसेंशियल सर्विस है, रिक्वायर्ड सर्विस है। और अब में से काफ़ी सारे लोगों ने मेडिक्लेम लिया होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए या नया लेने का सोच रहे होंगे। तो ये जो चेंजेस 1 अक्टूबर से आईआरडी की गाइडलाइन के हिसाब से एप्लीकेबल हुए हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक सही निर्णय ले पाएँ अपने लिए और अपनों के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं ये चेंजेस क्या हैं और इससे कस्टमर्स को और हमको क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे बड़ी राहत की खबर है पहली कि नो रिजेक्शन ऑफ क्लेम आफ्टर 8 ईयर्स। मतलब 8 साल अगर आपने पैसा दिया है, पॉलिसी कंटिन्यू रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना ही होगा फ्रॉम 9th ईयर ऑनवर्ड्स। और ये जो 8 साल का समय है इसको बोला गया है मॉराटोरियम पीरियड। और पहले काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि 10 साल तक प्रीमियम देने के बाद भी कुछ क्लेम्स में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया था, उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। और ऐसी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी। इसको देखने के बाद ये नया अमेंडमेंट आया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर बीच में सम एश्योर्ड बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने के बाद अगले 8 साल तक फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल रहेंगी। बट 9th ईयर ऑनवर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना ही होगा। सिर्फ इसके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये कि अगर कोई फ्रॉडलेंट क्लेम है तो निश्चित रूप से इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देने से मना कर सकती है। अदरवाइज अगर क्लेम पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अनुरूप है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा। अगर पॉलिसी में कोई सब लिमिट है, को पेमेंट्स हैं, डिडक्टेबल्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं, तो जो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से वो एप्लीकेबिलिटी उसकी रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ बहुत ही एक सुखद न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं ये और भरोसा देती है ग्राहकों को, कस्टमर्स को, कि वो अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। दूसरी खुशखबरी है कवर फॉर न्यू एलिमेंट्स। काफ़ी बार ऐसा देखा गया था कि जो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी सारे जो पॉलिसीज़ थी उनको काफ़ी सारे जो अपना इलनेसेस थी या एलिमेंट्स थे उनको कवर नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी ने लिस्ट दी है गाइडलाइन का, स्पेसिफाई किया ऐसी कौन कौन सी इलनेस है जिनको कवर किया जा सकता है अंडर रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस। और ये बहुत ही, मैं बोलता हूँ, एक अच्छी सुखद न्यूज़ है क्योंकि इसमें मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन जैसी जो बीमारियां थी जिनकी बहुत ज़रूरत थी, अब उनको भी कवर किया जा सकता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में दे रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा सजेशन है आप आईआरडीए की साइट पे जाएं और उसका जो आईआरडीए का जो इसके ऊपर रेगुलेशन है उसको आप डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको कवर किया जा सकता है। तो इसके अंदर मैंने अभी जैसे आपको 2 डिसीजेस के बारे में बताया है, लाइक साइकोलॉजिकल है या मेंटल है। इसके अलावा इंटरनल कॉन्जेनिटल डिसीजेस भी हैं, आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस, वो उनको भी कवर किया जा सकता है नए रेगुलेशन के हिसाब से अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और अच्छी बात यह है इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है, उससे रिलेटेड भी कोई जेनेटिक डिसीजेस होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी कवर किया जा सकता है नई गाइडलाइन के हिसाब से। तीसरी सुखद न्यूज़ है कि काफ़ी सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कहीं ना कहीं संकोच करते थे या निर्णय नहीं ले पाते थे क्योंकि उनको जो प्रीमियम है उसको एक मुश्त देना होता था और काफ़ी बार एफोर्डेबिलिटी के कारण भी लोग हिचकते थे या जितना उनको इंश्योरेंस लेना होता था उतना इंश्योरेंस नहीं लेते थे। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को ईएमआई में भी पे किया जा सकता है, मतलब आप उसको किश्तों में भी पे कर सकते हैं। अभी सर्कुलर बोलता है कि आप इंस्टॉलमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस में सुविधा रहती है, वो सुविधा आपको आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस में भी मिलेगी। तो ये अभी इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो निर्णय लेंगी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां निर्णय लेंगी कि उनको अपनी पॉलिसीज में ये जो पेमेंट फैसिलिटी है किस प्रकार का देना है उनको। बट निश्चित रूप से अगर लमसम के अलावा जो लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। फिर चौथा जो अमेंडमेंट है वो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अभी तक क्या होता है कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज होती हैं उनको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करती रही हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर। सो अभी आईआरडीए ने उसको स्टैंडर्डाइज किया है, और स्टैंडर्डाइज होने के कारण से उसका जो डेफिनेशन है वो सारी इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो भी मेडिकल में हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज देती हैं उनको वो सेम डेफिनेशन यूज करना होगा, जिससे एम्बिग्यूटी नहीं होगी, मतलब लोग उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो कोई बीमारी जिसके कारण मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है क्वालिफाइड डॉक्टर से 48 months बिफोर इशंस ऑफ द पॉलिसी विल बी क्वालिफाइड अंडर पीईडी। मतलब ये है कि मैंने आज पॉलिसी ली है, पिछले 48 महीने के दौरान अगर कोई मेडिकल एडवाइस ट्रीटमेंट या रिकमेंडेशन मैंने डॉक्टर से लिया है तो निश्चित रूप से वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में आएगा। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है, सिम्टम्स हैं, साइन है जिसके कारण जो पॉलिसी है पिछले 3 महीने के अंदर वो सिम्टम्स निकल कर आए हैं तो उसको भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की कैटेगरी में लाया जाएगा। तो 48 months, और वो याद रखिए आप, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट डिसीज हुई है पॉलिसी लेने से पहले। और दूसरा यहाँ पर दिया है कोई सिम्टम्स आए, कोई साइंस आए हैं पॉलिसी इशुएंस के 90 days के बाद, विच इज़ 3 month, उसको भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोला जाएगा। तो मतलब पॉलिसी लेने से पहले 48 महीना, पॉलिसी लेने के बाद 90 days तक अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, डिसीज होता है, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की जो आईआरडीए ने गाइडलाइन में रिकमेंड की है। फिर आता है वेटिंग पीरियड फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज ओनली अप टू 90 days। सो ये भी बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक, ये बहुत सामान्य बीमारियां हो गई हैं। तो इनके लिए ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं रखा जा सकता। आईआईटी का मानना ये है कि ये जो बीमारियां हैं इनको 90 days के ऊपर वेटिंग पीरियड आप नहीं रख सकते। अभी तक ऐसा था कि ये जो बीमारियां हैं इनके लिए, लाइफ स्टाइल डिसीजेस के लिए जो वेटिंग पीरियड होता था वो 2 से 4 साल का होता था। तो सोचिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड, और उसको घटाकर अब 90 days कर दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। फिर है वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफाइड इलनेस कांट बी मोर देन 4 years। तो कुछ और बीमारियां होती हैं उनके लिए भी आप वेटिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये आईआरडीए का कहना है। पहले क्या होता था कि जो बीमारियां होती हैं लाइक कैटरैक्ट, नी सर्जरी या दूसरी इसी प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनका वेटिंग पीरियड ज़्यादा भी रखती थी इंश्योरेंस कंपनियां, 4 साल के ऊपर। अब नया गाइडलाइन बोलता है कि अगर इस तरह की बीमारी है लाइक नी सर्जरी है, कैटरैक्ट है या दूसरा ऐसा कोई इलनेस है, तो उसको आप 4 साल तक वेटिंग पीरियड रख सकते हैं, उसके ऊपर वेटिंग पीरियड आप नहीं रख सकते हैं। पहले ये वेटिंग पीरियड 4 साल के ऊपर भी होता था। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बढ़िया मैं बोलता हूँ कदम है आईआरडी का कस्टमर के हित में। फिर बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स टू बी कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। आप देखिए समय के साथ नई नई मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ रही हैं,
और उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नए तरीके हैं उससे जो इलाज हो रहा है उसका खर्चा भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कवर करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत स्वागत योग कदम है। और इसके अंदर लाइक रोबोटिक सर्जरी है, स्टेम सेल थेरेपी है, उसके माध्यम से अगर इलाज हो रहा है तो उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाएगा, जो अभी तक कवर नहीं किया जाता था। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये सारी जो मॉडर्न तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर पेशेंट का वो ट्रीटमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको क्लेम किया जा सकेगा। एक और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, वो है कि जो लोगों को गंभीर बीमारी है उनको उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा सकता है विद परमानेंट एक्सक्लूजन। तो पीपल विद सीरियस इलनेस टू गेट कवर विद परमानेंट एक्सक्लूजन। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियां लाइक कैंसर है, एपिलेप्सी है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, अल्जाइमर है। ऐसे लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते थे तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता था। तो अभी आईआरडी का कहना ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है या इस तरह की कोई क्रॉनिक बीमारी है तो आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए। उसमें आप वो जो बीमारी है उस बीमारी को परमानेंट एक्सक्लूजन में डाल दीजिए आप। इसका मतलब ये है किसी व्यक्ति का अगर लीवर में इशू है, लीवर सिरोसिस है, तो वो जो बीमारी है वो कवर नहीं होगी, लेकिन दूसरा अगर कोई बीमारी के कारण वो बंदा अगर अस्पताल में भर्ती होता है, इलाज कराता है, तो निश्चित रूप से उसको उसका खर्चा मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मतलब अभी जो भी डिसीज़ है वो एक्सक्लूजन में आ जाएगा, बट उसको बाकी जो दूसरी डिसीज़ है उसको कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। फिर है नो एम्बिगियस वर्डिंग्स और डेफिनेशन। तो ये भी एक बार देखा गया है कि जो शब्दों, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनमें शब्दों का जो चयन होता है वो काफ़ी बार आम लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। पॉलिसी लेते वक्त भी कन्फ्यूजन होता है और उसके बाद क्लेम करते समय भी कन्फ्यूजन होता है। तो जो वर्डिंग्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। और आईआरडीए ने अभी जो स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है उसके हिसाब से ये जो परिभाषाएं रहेंगी ये भी सारी इंश्योरेंस कंपनियों को सेम ही रखना होंगी, वो अलग अलग डेफिनेशंस नहीं रख सकती हैं। इससे कस्टमर को निश्चित रूप से समझने में, प्रोडक्ट को, एक्सक्लूजन्स को और टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में बहुत आसानी होगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूजन, वही पॉइंट को यहाँ पर अलग तरीके से बताया गया है कि बहुत सारे एक्सक्लूजन होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, उनके वर्डिंग्स अलग अलग होते हैं, पॉलिसी। इसके कारण पॉलिसी होल्डर को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। इसके लिए अब स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस होंगी, वर्डिंग्स होंगी, और जो भी एक्सक्लूजन्स होंगे उनका जो शब्द होंगे वो भी सेम होंगे, जिसके कारण ज़्यादा बेहतर तरीके से कस्टमर्स उनको समझ सकता है। 11th न्यूज़ है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी कवर्ड बाय डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो एक और जो परिवर्तन है वो ये है कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए जो पेशेंट है उसको अवेलेबिलिटी नहीं मिल रहा है बेड का और वो अपना घर पे ही इलाज करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी कवर किया जा सकेगा, जो कि पहले कवर नहीं किया जाता था। तो दोस्तों इतनी सारी मैं बोलता हूँ गुड न्यूज़ हैं, इतने सारे जो चेंजेस हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अभी पॉलिसीज़ आएंगी उनमें ये सारे जो नए लोग पॉलिसी लेना चाहते हैं उनमें आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। और अगले साल जब आप ये पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे तो आप देखेंगे आपकी पॉलिसीज़ में भी ये लाभ ऐड ऑन हो जाएंगे। और क्योंकि ये लाभ ऐड ऑन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रीमियम भी इसके ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो फैसिलिटीज़ हैं और जो ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आईआरडी ने गाइडलाइन बनाई है, निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही फ़ायदे की डील है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपको काम आएगी एक बेहतर निर्णय लेने में। तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, और उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते हम जो भी नया वीडियो रिलीज़ करते हैं वो सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि हम हर हफ्ते कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हमेशा रूबरू होते रहेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक फाइनेंशियली आपको ज़्यादा सक्षम कर सकें,